हेलो बच्चों, मैं अनिल जायसवाल सर, मैथमेटिक्स का जेई एडवांस के लिए मैथमेटिक्स बच्चों आपकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन 2025 पेपर से लेकर जितने भी पिछले साल में क्वेश्चन आए हुए हैं 2025, 24, 23, 22 लाइन से करते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे वन बाय वन क्वेश्चन विद प्रॉपर डिस्कशन, विद उसमें जो भी कंसेप्ट यूज होगा उस कंसेप्ट को भी साइड में बताते हुए चलेंगे। ऐसी ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको ऐसा लगे कि आपको दोस्तों को भी इसको देखनी चाहिए तो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए इसको, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए बेनिफिट है और आपके दोस्तों के लिए भी ये अच्छा रहेगा। चलिए, ये सब तो बातें ठीक है, अब सब्जेक्ट पे आते हैं कि जेई एडवांस के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे सीरियसली जेई एडवांस तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी फालतू बातें नहीं, कोई भी ड्रामेबाजी नहीं, सिंपल टू द पॉइंट, फोकस ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, फोकस ऑन द क्वेश्चन। तो ये सीरीज में देखिए, हमने सबसे पहले 2025 का पेपर 1 लिया हुआ है बच्चों और पेपर 1 का पहला क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, वाओ, किस टॉपिक का है? पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में फंक्शन का। पहला किसका है? फंक्शन का। और फंक्शन का अगर मैं इसको वैल्यू दी भाई ये इजी है, टफ है, मॉडरेट है, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको देता हूं भाई ये क्वेश्चन इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि बच्चों इसमें fx दिया, इसमें gx दिया और इसमें सिर्फ hx के बारे में पूछा और hx भी देखे कितना सिंपल, f ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x प्लस 1। अच्छा, इजी क्यों है भाई? इजी इसलिए है fx दिया है तो f ऑफ x प्लस 1 निकालना आपको आता, gx दिया है तो g ऑफ x प्लस 1 निकालना आपको आता बच्चों, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना भी आता, तो मुझे hx फाइंड करने में कोई भी समस्या यहां पे नहीं है। अब अगर मुझे hx मिल गया तो हमसे क्या बोल रहा है भाई कि ऐसा करिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बताइए। अरे भाई, हमें hx पता होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब निकालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, मतलब ये भी टफ नहीं। हाँ, ये एक छोटा सा पॉइंट है कि fx की वैल्यू gx के बराबर नहीं है, fx की वैल्यू gx के बराबर नहीं है। और इसका क्या मतलब है? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, मतलब x की सारी वैल्यू के लिए fx gx के बराबर नहीं है। इसका क्या यूज सवाल में होना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग देखेंगे। तो अब चले भाई स्टेप पे आते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या करी जाए इसमें भाई, क्या करी जाए? तो सबसे पहली स्टेप है हम लोग f ऑफ x प्लस 1 पे लेट फोकस करते हैं। किस पे? f ऑफ x प्लस 1 पे बच्चों। तो देखिए fx पता, f ऑफ x प्लस 1 कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? x बराबर x प्लस 1 यहां पे पुटअप करेंगे। जैसे x दिया हुआ है और तुम्हें चाहिए x प्लस 1 बच्चों, तो x बराबर क्या पुटअप करेंगे? x प्लस 1। तो आइए भाई, चलिए a1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस a2 x प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, और क्या बच्चों यहां पुटअप करना है x प्लस 1, तो प्लस a3 x प्लस 1 की पावर 3 प्लस x प्लस 1 की पावर 4। दैट्स वेरी इजी, इतना आसान। अब देखिए g ऑफ x प्लस 2, ओके, g ऑफ x प्लस 2 बच्चों। तो g ऑफ x प्लस 2 लाने के लिए देखिए ये है हमारा gx में x बराबर क्या डालना है? x प्लस 2 डालना है। तो ये b1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 प्लस b2 x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b3 x प्लस 2 की पावर 3 प्लस x प्लस 2 की पावर 4। ठीक है बच्चों, ओके, चलो भाई, इतना समझ आया मुझे। अब क्या बोल रहा है? hx इन दोनों को घटाओ। तो ठीक है भाई, hx बराबर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां तो समझ आया। फिर क्या करें? फिर कह रहा है कोफिशिएंट, इसे घटाने में अब हम एक ऑप्शन है भाई, बोल रहा है कि hx बराबर दिस है
तो अब हमारे दिमाग में अगर बस टाइम ही टाइम हो, लो भाई इनफाइनाइट टाइम हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, एक एक टर्म लिखा, खोला और उसको घटाया। पर जेई एडवांस में हमारे पास इतना समय नहीं होता है, तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच करनी पड़ेगी। व्हाट इज द स्मार्ट अप्रोच? कह रहा है कॉप हमें क्या चाहिए एचएक्स में, हमारा सिर्फ फोकस उस पर होना चाहिए बच्चों। क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए किसमें, एचएक्स में क्या चाहिए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। ओके, हमें एक्स क्यूब में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए बच्चों। तो हमें इन दोनों को हम इतना पता घटाना है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम घटा के लिख लेंगे, पर अभी हमारी जरूरत है एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की बच्चों। कैसे करें, कैसे करें, तो इससे इसको घटाओ, और घटाओ नहीं पूरा, सिर्फ ये देखो यार कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इसमें क्या है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इसमें क्या है। इसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को इसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के से घटा देंगे, तो इसके माइनस इसके मतलब एच एक्स के कोफिशिएंट आ जाएगा। मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, घटा दिया, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ गया। तो भैया इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, देखो यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहां भी नहीं है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहां पे है। अब बच्चों अगर आप x प्लस 1 का होल क्यूब तोड़ें, तो आप सब जानते हैं सिर्फ पहले टर्म में ही एस क्यूब आएगा, सिर्फ पहले टर्म में। भाई फार्मूला तोड़ेंगे ना ऐसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो देख रहे पहले टर्म में ही हमारे पास x और a3 से मल्टीप्लाई होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना आएगा यहां से, a3। अच्छा 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 अच्छा, और बच्चों इसमें तो a3 आएगा, इसमें देखो x प्लस 1 की पावर 4 में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, ये कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। यहां देखिए x प्लस 1 की पावर 4 को बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर 4 भी लिखा जाता है, और आपने बायनोमियल पढ़ा बच्चों, बायनोमियल में 1 प्लस एक्स की पावर n में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r का फार्मूला आप सब जानते हैं, NCR x की पावर r, NCR x की पावर r बच्चों। ये वही तो लिखा है, x प्लस 1 की पावर 4 बोलो या 1 प्लस एक्स की पावर 4 बोलो, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 चाहिए, तो कितना हो जाएगा 4c3 x की पावर 3। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 कितना आया, 4c3। भाई इसमें क्या हो जाएगा, 4c3 x की पावर 3। ये आ गया बच्चों f ऑफ x प्लस 1 में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। नाउ बच्चों अब बस इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब और आ जाए, क्या आ जाए, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब और आ जाए। देखो यहां तो मिलेगा नहीं, यहां तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब का टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट कहां से आएगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। ये देखिए क्यूब है, ये क्या है, क्यूब। जब ये क्यूब है तो इसका फार्मूला टूटेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर भी, तो पहला टर्म में ही एक्स क्यूब आ जाएगा, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, b3। अच्छा भाई इसमें तो सिर्फ b3। ये देखो फिर बायनोमियल आ गई। अब ये बायनोमियल यहां कैसे यूज होगी, आओ दिखाते हैं। देखिए यहां पे बायनोमियल यूज करेंगे बच्चों। यहां देखो आपने फार्मूला पढ़ा, आपने फार्मूला पढ़ा, क्या फार्मूला पढ़ा, a प्लस बी की पावर n का फार्मूला में जनरल टर्म में यहां पर x की पावर r का कोफिशिएंट निकालना हो तो ऐसे निकाल, देखो इसमें पढ़ा है NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। ठीक है,
अब इस फार्मूले को इससे रिलेट करते हैं। बेटा ये x प्लस 2 है, इसको लिख लीजिए 2 प्लस एक्स की पावर 4 बच्चों। अच्छा, इसको में हमें यहां पे चाहिए 3 कि किसी तरह से ये b पे 3 आ जाए, मतलब x पे 3 आ जाए, तो 4c3 2 की पावर n माइनस आर, मतलब 4 माइनस 3 1 x की पावर 3। वाह भाई वाह, x प्लस 2 की पावर 4 में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना आ गया? 4c3 2 की पावर 1। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 4c3 2 की पावर 1, शानदार। देखिए इसमें आपने x क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड कर लिया बच्चों, इसमें आपने x क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड कर लिया। अब हम मूर्ख नहीं हैं जो पूरा टर्म घटाएंगे, हमें सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब चाहिए, तो हम इसके कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब से इसका कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब घटा देंगे और फाइनल रिजल्ट यहां लिखेंगे बच्चों कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन hx बराबर इसका कोफिशिएंट a3 प्लस 4c3 माइनस b3 माइनस 4c3 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा a3 माइनस b3 प्लस 4c3 माइनस 2 इंटू 4c3। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा और कैलकुलेशन करा जाए। देखिए यहां पे देखिए बच्चों, इसको ऐसे लिखा जा सकता है a3 माइनस b3। 4c3 सब जानते, बच्चा बच्चा जानता है 4c3 कितना होता है, यहां मैं तब भी कर दे रहा हूं आपके लिए। 4c3 कैन बी कैलकुलेटेड एज 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 1। दिस कैन बी राइट डाउन 4, इसको सॉल्व करके 4 आता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2 इंटू 4, दैट इज a3 माइनस b3, 4 माइनस 8 माइनस 4। बहुत बढ़िया, हमने एक स्टेप पार कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ले आए इन hx में, जो आ रहा है a3 माइनस b3 माइनस 4 बच्चों। बस एक बात और बची है कि भाई ये क्या है, fx gx के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चलो भाई समझा जाए कि ये दोनों फंक्शन बराबर नहीं है बच्चों। यहां से तुम ये भी बोल सकते हो fx माइनस gx, जे ले आओ, इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, क्या इन दोनों को घटाना हमारे लिए आसान है? देखा जाए भाई, देखा जाए। थोड़ा ऊपर चलो, बस। अब देखो जरा इनको घटाते हैं, fx माइनस gx, क्या हमारे लिए सच में घटाना आसान है? देखिए जरा, a1 माइनस b1, 10 माइनस 3 है, ये तो आसान है भाई, आसान है। a2 माइनस b2, ये भी बढ़िया। a3 माइनस b3 और x की पावर 4 से कैंसिल आउट। बहुत बढ़िया। ये आया और कह रहा ये वैल्यू 0 नहीं है बच्चों। यहां पे एक छोटा सा लॉजिक वो बस समझ लें आप, 2 मिनट में खेल खत्म, सवाल का खेल खत्म हो जाएगा। लॉजिक क्या है? देखिए बच्चों, ये fx माइनस gx एक फंक्शन है, बढ़िया है, और कह रहा है उसकी वैल्यू ये है, जो एक क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ आप जानते हैं कैसा होता है? क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ इधर ऐसा या ऐसा, यही तो पॉसिबिलिटी है। यदि शर्त यह है कि कोफिशिएंट ऑफ अगर x क्यूब पॉजिटिव है तो इस टाइप का, नहीं तो ज्यादा ऐसा बन सकता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, कहीं कैसे भी जा सकता है, इस टाइप का ही ग्राफ बनता है। आपने क्या देखा कि भैया हमारे पास में चाहे ऐसा ग्राफ हो, ऐसा हो, कैसा हो,
सभी में ग्राफ कम से कम एक बार जीरो जरूर हो रहा है, एक बार जीरो जरूर हो रहा है। आइदर वो 3 बार जीरो होगा या एक बार तो जीरो जरूर हो रहा है। और ये कह रहा है एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन जीरो नहीं है। ये क्या बात हुई? ये कह रहा है कि एक्स क्यूब में क्वेश्चन है और ये वैल्यू जीरो नहीं है, किसी हालत में ये वैल्यू जीरो नहीं है। अरे भाई, हम जानते हैं एक्स क्यूब का ग्राफ किसी भी हालत में जीरो होता ही है, चाहे 1 पॉइंट पे हो चाहे 3 पॉइंट पे हो, मगर जीरो होता ही है। और ये कह रहा है ये जो वैल्यू है जीरो नहीं है भाई, जीरो नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए। मतलब कोई एक तो गलत बोल रहा है, जेई एडवांस है ये गलत नहीं बोल सकता। मतलब इसका सीधा है कि ये जो इक्वेशन है ये क्यूबिक नहीं हो सकती। क्यूबिक होती तो मैथ कहती है कि एक बार जीरो जरूर होना चाहिए। और जेई एडवांस कह रहा ना 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 ये वैल्यू जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वेशन क्यूबिक नहीं हो सकती। क्यूबिक नहीं हो सकती तो क्या x की पावर 4 डिग्री की हो? कह रहे 4 डिग्री कहां से हो जाएगी जब x की पावर 4 ही नहीं है? तो फिर क्या? तो फिर भैया ये क्यूबिक नहीं है तो क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम जानते ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है वो जीरो हो। मतलब ये क्यूबिक नहीं तो क्यूबिक क्यों नहीं? a3 माइनस b3 क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। a3 माइनस b3 जीरो होगा तो ये इक्वेशन क्या होगी? क्यूबिक नहीं होगी। a3 माइनस b3 जीरो होगा तो ये इक्वेशन क्यूबिक नहीं होगी। बहुत बढ़िया। मतलब भैया ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये इक्वेशन क्या होगी? क्यूबिक नहीं होगी। और क्यूबिक नहीं होगी तो एक ही शर्त है, a3 माइनस b3 क्या होगा बच्चों? a3 माइनस b3 जीरो होगा। बस हमारा क्वेश्चन सोल्व। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में एक ही चीज तो फंस रही थी, a3 माइनस b3, और वो वैल्यू भी क्या चली आई? जीरो। बहुत बढ़िया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जीरो हुई तो 0 माइनस 4 विच वन इज द करेक्ट? विच वन? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से सॉल्व हो गया बच्चों। फिर भी कोई आपको डाउट हो इसमें किसी भी रिलेटेड में, आप कमेंट्स बॉक्स में उसमें बताइएगा, तो मैं आपको एज सून एज रिप्लाई में उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करूंगा, आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन है। नाउ गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जेई एडवांस में मैं बताऊं इतना इंपॉर्टेंट, मेजर इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल जेई एडवांस 2 से 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के डालता है, और कई बार तो इतने टफ प्रॉब्लम डाल देता है कि हालत खराब हो जाती है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं बात करूं आपसे, ये क्वेश्चन तो काफी इजी है। अगर इजी से टफ की तुलना में बोला जाए ये क्वेश्चन कैसा है, तो इसमें मैं इसको तब भी बोलूंगा इजी है। अच्छा देखिए इजी क्यों है भाई? इसमें कुछ भी नहीं दिया है, सिंपल सा डाटा दिया है और वैल्यू फाइंड करनी है, बस इतना सवाल है। क्या है मतलब क्या है? देखिए कह रहा है 3 स्टूडेंट है S1 S2 S3 आर गिवन ए प्रॉब्लम टू सॉल्व। अब 3 स्टूडेंट अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसका दूसरे स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे से क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट है, मतलब तीनों स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। यूं कह रहा है एट लीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एट लीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब P ऑफ यू क्या है? P ऑफ यू है बच्चों P ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3। आपको पता है A यूनियन B क्या होता है? A और B, A यूनियन B यूनियन C क्या होता है? A और B और C एट लीस्ट वन। एट लीस्ट वन का मतलब है बच्चों या तो एक या दोनों या तीनों, या तो सिर्फ S1 करेगा या S1 S2 दोनों करेंगे, या S1 S2 S3 तीनों करेंगे। तो इसको हमेशा यूनियन से लिखते हैं बच्चों। और ये वैल्यू दे रहा है 1/2, ऐसा दे रहा है क्या? हाँ भाई ये डाटा दे रहा है।
अच्छा 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 अच्छा, क्या करें क्या करें? आपको पता है ये जो वैल्यू है यूनियन तीनों का, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस, भाई कम से कम एक बच्चा सोल्व करे। इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है कोई भी बच्चा क्वेश्चन सोल्व ना कर पाए, कोई भी बच्चा क्वेश्चन सोल्व ना कर पाए। तो उल्टा क्या है? S1 ना कर पाया, इंटरसेक्शन S2 ना कर पाया, S3 ना कर पाया। यही तो उल्टा होता है, कम से कम एक बच्चा सॉल्व करे। इसका उल्टा क्या है? कोई भी बच्चा ना S1 ना S2 ना S3, S1 एंड S2 एंड S3 तीनों क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए। तो दिस इज, और दिस इज दे वैल्यू दे रहा है 1/2। अच्छा, ये इधर आ गया बच्चों। तो ये 1 माइनस 1/2 बराबर P ऑफ S1 S2 S3, ये, और दिस इज विल बिकम 1/2 बराबर। अब बच्चों एक बात बताओ, S1 S2 S3 जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं? इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्या होती है? अरे भाई दो इवेंट ऐसे ही, ए इंटरसेक्शन, भाई ये इवेंट ऐसे जिसको एक के होने से दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे स्टूडेंट S1 सॉल्व कर रहा है तो S2 सॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसका कोई लेना देना S1 से नहीं है। S3 सॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसका S2 से भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब S1 S2 S3 सोल्व इंडिपेंडेंटली, सोल्व इंडिपेंडेंट सोल्व कर रहे हैं। मुझे S1 से मतलब नहीं, मुझे S2 से मतलब नहीं, मुझे S3 से मतलब नहीं। ओके ओके, तो भाई कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है अगर A इंटरसेक्शन B, मतलब A और B इंडिपेंडेंट है तो जा ओनली वन कंडीशन, बहुत बढ़िया कंडीशन है, याद रखना आप लोग। अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B। और बढ़िया बात बताऊं आपको, अगर A और B इंडिपेंडेंट है बच्चों तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, A डैश B डैश ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, A डैश B भी इंडिपेंडेंट होंगे, A B सब इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब S1 S2 S3 अगर इंडिपेंडेंट है तो S1 डैश S2 डैश S3 डैश सब इंडिपेंडेंट होंगे होंगे। तो ये वाली शर्त यहां लगेगी, P ऑफ S1 डैश P ऑफ S2 डैश P ऑफ S3 डैश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब इंडिपेंडेंट है तो जब इंडिपेंडेंट होते हैं ना भैया, इंडिपेंडेंट होते हैं तो अलग अलग इंटू इंटू कर देते हैं। मतलब A इंटरसेक्शन B तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C, जैसा भी होता है करते चले जाते हैं। और एक बार बताएं, क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं? यहां देखो, आपको पता है ए डैश का मतलब क्या है? ए डैश का मतलब होता है नॉट ए, नॉट ए, नॉट ए। ए डैश का मतलब क्या है? नॉट ए। मतलब 1 से, मतलब 1 से ए हटाओ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को 1 से घटाओ तो ए डैश आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को घटाओ तो क्या आ जाता है बच्चों? ए डैश। ठीक है, साफ कर दे यार, जरूरत पड़ेगी। अच्छा देखो, पेन बदलने, हाँ चलो, इसको ऐसा लिखो 1/2 बराबर P ऑफ, या देखो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस P ऑफ S1, 1 माइनस P ऑफ S2, 1 माइनस P ऑफ S3। वाह वाह वाह। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई जो मुझे याद रखनी है। पहली इक्वेशन क्या है? 1 माइनस P ऑफ S1, 1 माइनस P ऑफ S2, 1 माइनस P ऑफ S3 बराबर 1/2। इक्वेशन नंबर 1 बस बस बना लो, आराम से खुश रहो। अब आते हैं और पार्ट पढ़ते हैं भैया। पहला पार्ट हो गया, एटलीस्ट हमने भी इस पे फोकस किया है, बस पहले तक था और बाकी आसान चलेंगे। देखो 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 देखो, ऐसे पहले पहले पढ़ ले यार, क्या दिया है? बी दिया है। बी कह रहा है कि बी के बारे में क्या कह रहा है? S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट S2 नॉर S3 कैन, नाइदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, व्हाट द व्हाट, क्या कहना चाहता भाई? क्या कहना चाहते हैं? ये कहना ये चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं भाई? S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम।
अच्छा भाई, तो आपने पढ़ा होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी ऑलरेडी हैपेंड, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी ऑलरेडी हैपेंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ए ऑब्लिक बी लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहां भी कुछ ऐसे ही बोल रहा है कि S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, और क्या गिवन है, गिवन दैट नाइदर S2 नॉर S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, ना तो S2 मतलब S2 डैश, ना तो S3 मतलब S3 डैश, और दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि दो S1 को सोल्व कर ले इस कंडीशन पे गिवन दैट, जब गिवन दैट आएगा तो ये वाला फार्मूला लगता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। और ये क्या होता है, S2 डैश इंटरसेक्शन S3 डैश यहां पे लगेगा। तो यहां पे ये फार्मूला अप्लाई होगा इस फार्मूले से, और इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, देखो ए और बी दोनों का लेते हैं इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन, S1 इंटरसेक्शन S2 डैश इंटरसेक्शन S3 डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 डैश इंटरसेक्शन S3 डैश, S2 डैश इंटरसेक्शन S3 डैश। यहां तक आ गया, इसको सॉल्व करते हैं जरा। अब देखो यहां पे, हाँ, इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करा जाए, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे सवाल में दे रहा है, ये कितना हो जाएगा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यू बी डब्ल्यू ऐसा दे रहा है ना, और ये बराबर इसके हैं, ये बराबर दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा S1 S2 डैश S3 डैश, ये भी इंडिपेंडेंट होगी। अगर S1 S2 S3 इंडिपेंडेंट है तो चाहे उसमें डैश लगे चाहे कुछ लगे, सारी इवेंट क्या होती है, इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट है तो ये इंटरसेक्शन का साइन हटेगा और क्या है का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का, मतलब P ऑफ S1 P ऑफ S2 डैश P ऑफ S3 डैश अपॉन नीचे भी S2 डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 डैश। यहां से देखो ये कटा इससे, ये कटा इससे, बराबर क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, और ये वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है 1/10। सवाल में कितना दे रहा है, 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रहा है बच्चों, 1/10। इसको एज ए या तो इक्वेशन नंबर 2 बोलो या रिजल्ट के रूप में याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 हमारे पास में आ गया है। अब देखो बच्चों, हमने U पे आ गए, B पे आ गए, अब आते हैं W पे। W भाई W कहां है, W कहां है, B तो हमने निकाला 1/10 बोला। W क्या कह रहा है, S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अरे भाई क्या तुम बोलना क्या चाहते हो, S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट, मतलब ये पूछना चाहता है कि बताओ S2 तो सॉल्व करे एंड S3 ना करे। वाह वाह वाह, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटरसेक्शन S3 डैश पूछा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलो S2 इंटरसेक्शन S3 डैश पे चलते हैं, ऊपर चल भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, तो P ऑफ, अब हमसे पूछा है इन्होंने U B के बाद W बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटरसेक्शन S3 डैश, और आपको पता है S2 S3 ये भी क्या है आपस में इंडिपेंडेंट, फंडा भाई S1 S2 S3 इंडिपेंडेंट है तो सारी इवेंट एक दूसरे की क्या होगी, इंडिपेंडेंट होंगी। This can be write down probability of S2 probability of S3 डैश, ठीक है भाई, इसको लिखो probability of S2 probability of
इसको बच्चों ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3। और बच्चों ये किसके बराबर दे रहा है, देखो 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 ये किसके बराबर दे रहा है, अभी आएगा समझ में, नीचे आ जा नीचे आ जा नीचे आ जा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ W दे रहा है 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ W कितना दे रहा है 1/12। वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, 1/12। ये बच्चों नाम दे दो S3। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू यहां पुटअप कर दे, देखो देखो देखो, पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो P ऑफ S1 1/10 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ S2 1 माइनस P ऑफ S3, और दैट इक्वल टू 1/2, दैट इक्वल टू 1/2। और इसके बाद ये देखिए बच्चों 1 माइनस 1/10 कितना हो गया 9/10। 1 माइनस P ऑफ S2 1 माइनस P ऑफ S3, दैट इक्वल टू 1/2। यहां से 1 माइनस इतने रहने दो, चलो आगे देखो, ये इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो, देने क्या जाता, देते रहो देते रहो। अब बच्चों 4 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया। देखो 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 4 है ये 3 है, यहां करा जाए तो हम लोग 4 डिवाइडेड बाई 3 जाने जा रहे हैं इक्वेशन, ठीक है भाई। तो 4 4 4 ये है 9/10, ठीक है। 1 माइनस P ऑफ S2 1 माइनस P ऑफ S3, ओके, डिवाइड बाई P ऑफ S2 1 माइनस P ऑफ S3, दैट इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/12 बच्चों। ये देखिए इससे ये टर्म कट गया, बचा कितना 9/10। 1 माइनस P ऑफ S2 बाई P ऑफ S2 इक्वल टू 12 पर जाएगा 6। तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो कुछ कटेगा, तो 1 माइनस P ऑफ S2 अपॉन P ऑफ S2 बच्चों देखिए उधर जाएगा 6 इंटू 10/9, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, ये आया 20/3। इफ आई एम राइट 3 2 जा 20/3। अब देखिए यहां से हमारे पास में 1 अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 इधर भेज दें, 3 माइनस 3P ऑफ S2 बराबर 20P ऑफ S2। तो यहां से 3 इक्वल टू 23P ऑफ S2, तो P ऑफ S2 बराबर 3/23। वाह वाह वाह, P ऑफ S1 आया, P ऑफ S2 भी आया। अब हमसे P पार्ट पूछा है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, वापस क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, नहीं आ रहा है। हाँ आया आया, ये आया ये आया। अब हमसे क्या पूछा है, टी के बारे में बात करो भाई, टी के बारे में। S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम टी है। अच्छा तो देन पीटी पूछा है, पीटी की पूछा ही है, मतलब आपसे पूछा हुआ है S3 पीटी के बारे में, S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम।
तो वापस चलते हैं, वापस चले आ जाए, है ना, वापस चले और हमसे देखो P ऑफ S2 ये आया, ठीक है, P ऑफ S1 भी कहीं आया था, P ऑफ S1 भी आया था, ये S1 आया था हमारे पास में, और अब हमसे पूछा है P ऑफ S3। तो बच्चों P ऑफ S3 कैसे लाए, कैसे लाए, कैसे लाए, कैसे लाए, आप देखो 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 कहां पे देखा जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कहां है, ये 4 है, ये देखो 3 नंबर देखो, 3 नंबर कुछ ऐसा है, P ऑफ S2 1 माइनस P ऑफ S3, है ना, बराबर 1/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी है, कह रहा है S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, S3 कैन सोल्व द, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 पूछा है बच्चों। P ऑफ S2 हमने निकाल लिया है 3/23, ये वैल्यू तो मैं यहां पे पुटअप करूंगा, 3/23, 1 माइनस P ऑफ S3 बराबर 1/12, 1 माइनस P ऑफ S3 बराबर 23/36, तो 1 माइनस 23/36 इक्वल टू P ऑफ S3, P ऑफ S3 बराबर बच्चों 36 माइनस 23, दैट इज 36 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 36, ये हो गया 13/36, और अपना क्वेश्चन फाइनली सोल्व, क्योंकि P ऑफ S3 पूछा था और P ऑफ S3 हमने निकाल लिया, P ऑफ S3 मैंने निकाल ली है, सारी चीजें आप देख रहे हैं, पूरा सॉल्व हो गया है सिस्टमैटिक, ठीक है। और अब आप यहां से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये पूरा आपने देखा, समझा, पूरा समझने के बाद भी बच्चों किसी पॉइंट पे हमारा कोई कंफ्यूजन रह जाती है कि इस पॉइंट पे ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, आप बेझिझक उस पॉइंट को कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, ये चीज मुझे समझ में यहां पे नहीं आई, मैं एज सून एज उसका रिप्लाई आप तक पहुंचाऊंगा, और जो भी कॉन्टेक्ट मीडियम होगा मेरे पास अवेलेबल, कमेंट द्वारा, आइदर व्हाट एवर द्वारा, मैं आपको कॉन्टेक्ट करके वो चीजें सॉल्व करूंगा आपकी। हम लोग साथ चलेंगे सीरीज में, एक एक क्वेश्चन सिस्टमैटिक रूप से सोल्व करते हुए इस साल के अंदर हम लोग पूरे कितने साल हो गए जेईई के एडवांस के, 40 साल से ज्यादा हो गए हैं हम लोग, 2025 से लेते हुए पीछे चलते हुए चलते हुए चलते हुए एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन, ओके।